तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ एकदम शानदार हो गया यार। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कह रहे थे भैया कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर वीडियो ले आओ, इकोनॉमिक्स के अंदर खासकर, क्योंकि नेशनल इनकम पे ना यार सब फोकस देते हैं। बट हमारे कुछ ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट्स होते हैं, कुछ हमारे ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसके अंदर कुछ दो चार फॉर्मूला होते हैं, बट वो फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आ जाते हैं। मैं अभी पास्ट ईयर पेपर देख रहा था, वहां मैंने नोटिस किया कि कई जगह पर इससे रिलेटेड 1 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन तक भी पूछ रखे हैं। नेशनल इनकम के अलावा भी यार कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनसे न्यूमेरिकल आते हैं, और एक एक करके यार सभी चैप्टर्स को समझेंगे और साथ ही साथ फॉर्मूला बताऊंगा। और सिर्फ फॉर्मूला नहीं बताऊंगा भैया, क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा फुल फ्लेज। तो वीडियो में बने रहना भाई, लास्ट तक देख के जाना। चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे पहले जो फर्स्ट हमारा चैप्टर होता है वो चैप्टर 6 है। ठीक है, चैप्टर 6। अब देखो चैप्टर का नंबर अलग अलग होगा, जो मेरे पास बुक है ठीक है उसमें चैप्टर 6 है। देखो चैप्टर 6 में सबसे पहले जो आता है वो होता है बैंकिंग। और बैंकिंग में भैया सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो होता है मनी मल्टीप्लायर का। मनी मल्टीप्लायर भैया, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर भैया इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में लीगल रिजर्व रेशियो, 1 अपॉन में LRR। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है भैया, समझ गया। ये फॉर्मूला तो मुझे बताया था टीचर ने मेरे, ये तो फॉर्मूला मुझे बताया था मेरे जो भी यूट्यूब चैनल में देख रहा हूँ। बट यार एक ना चीज, जो आप यहाँ पे आए हो तो मैं भी तो कुछ खास दूंगा ना आपको। वो ये है कि एक जो कई सारे टीचर नहीं पढ़ाते, और शायद आप लोगों ने भी कई जगह पे मिस कर दिया होगा, वो होता है टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला। टोटल क्रेडिट क्रिएशन टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला भैया होता है इनिशियल डिपॉजिट इनटू में मनी मल्टीप्लायर। क्या बात कर रहे हो भैया, ये तो फॉर्मूला मैं पहली बार देख रहा हूँ। जी हाँ, जी हाँ, आपने सही पकड़ लिया। ये पहली बार ही देख रहे होगे, बुक में मेंशन्ड है, बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। इसलिए मैं लेके आया हूं। क्यों मैं बता रहा हूं, एक बार ऐसा मैंने एक पेपर देखा था जिसके अंदर इस पे क्वेश्चन था, और स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, एजुकेटर इग्नोर कर देते हैं। बट मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है यार, सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है। आज दे दिया, अगर एग्जाम के अंदर फिर आप बैठ के सोचोगे कि यार हमें तो ये फॉर्मूला किसी ने बताया ही नहीं, या कैसे सॉल्व करें। मैंने बता दिया आपको, तो भूलना मत इसको। ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन अगेन। ठीक है, ये टोटल क्रेडिट क्रिएशन है। क्रेडिट क्रिएशन अगर आपसे कोई पूछ ले तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/LRR। ठीक है, सिर्फ क्रेडिट क्रिएशन की बात करूं, ठीक है, सो मनी मल्टीप्लायर एंड क्रेडिट क्रिएशन आर वन थिंग। ठीक है, एक ही बात है दोनों। सो दीज आर बोथ सेम। ठीक है, और ये फॉर्मूला है। अब चलते हैं यार, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उससे क्लैरिटी गेन करते हैं। अरे भैया, तो चलते हैं आगे।
इसमें ये क्वेश्चन जो मैं लेके आया हूँ इसमें क्या कह रहा है भैया हमसे, कह रहा है भैया इनिशियल डिपॉजिट दे दिया मुझे 1000 करोड़। मैंने कहा ठीक है। मुझे एलआरआर दे दिया भैया 12.5%। देखो एलआरआर फॉर्मूला निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मनी मल्टीप्लायर निकालने को बोलेगा ना कोई तो 1 में एलआरआर कर देना बस, या इन्हीं जो फॉर्मूला भी मैंने बताए थे पिछले स्लाइड में उसमें आप कुछ ना कुछ करके आगे पीछे फॉर्मूला को ब्रेक करके आप उससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब टोटल क्रेडिट क्रिएशन निकालने को मुझे दे दिया। अब सबसे पहले टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला लिखूंगा। देखो ये प्रेजेंटेशन टिप्स में आता है। ठीक है, कि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो उसके अंदर ऊपर सबसे पहली जो चीज करनी है यू हैव टू राइट द फॉर्मूला। तो मनी मल्टीप्लायर, ठीक है, मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। ठीक है, 1 में 12.5% है। 12.5% को जब मैं डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा इट विल बिकम 0.125। ठीक है, यहां तक छोड़ देना, आगे सॉल्व मत करना। टोटल क्रेडिट क्रिएशन पे आ जाता हूं भैया। टोटल क्रेडिट क्रिएशन, टोटल क्रेडिट क्रिएशन भैया क्या हो गई, टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितनी हो जाएगी। अब मेरी इनिशियल डिपॉजिट क्या बताया था अभी, इनिशियल डिपॉजिट इनटू इनटू क्या, मनी मल्टीप्लायर, तो एमएम लिख दूं। अब इनिशियल डिपॉजिट क्या था मेरा 1000 करोड़। 1000 इंटू 1 में 0.125 कर दूं। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये 3 0 इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर 1000 से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा 8000 करोड़। ये हो गया, ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट एलएल इनिशियल डिपॉजिट और टोटल क्रेडिट क्रिएशन। आप इस तरीके से निकालोगे चैप्टर 6 बैंकिंग के अंदर। अब चलते हैं थोड़ा सा और हैवी न्यूमेरिकल साइड की तरफ, जो कि आएंगे चैप्टर 7, जो कि हमारा एडीएएस का कॉन्सेप्ट। तो मैं आ गया हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, यहां मैंने लिख दिए एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जितने भी हमारे फॉर्मूला हो सकते थे। देखो अब एडी की बात करूं, एग्रीगेट डिमांड है। ठीक है, एडी मींस एग्रीगेट डिमांड। अब सी क्या है भैया, सी इज फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा वाला भैया, प्राइवेट वाला। ठीक है, फिर आई गोज फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एएक्सपी, कौन सा, ये भी प्राइवेट वाला। जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इसलिए प्राइवेट लिख रहा था वहां। अब आप समझ गए क्यों प्राइवेट लिख रहा था, क्योंकि पब्लिक लिख दूंगा तो भैया तो गवर्नमेंट ही करेगी ना पब्लिक का खर्चा, जो पब्लिक से रिलेटेड है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, सैनिटेशन। ठीक है, ये सब। फिर भैया एक्स यहाँ पे होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, और एम होता है इंपोर्ट। ठीक है, ये बात आ गई यहां तक समझ में। ठीक है, तो सी जहां जहां भी सी लिख रहा है दैट मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब भैया एस का मतलब क्या है, एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स, एस स्टैंड्स फॉर सेविंग्स। भैया वाई का मतलब क्या है, इनकम, इनकम। ठीक है, इनकम, क्योंकि आई से इन्वेस्टमेंट हो रखा था इसलिए वाई से डोनेट किया है इनकम को। ठीक है, ये हो गए हमारे फॉर्मूला। अब एक एक करके समझा देता हूं। देखो क्या कह रहा है भैया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया सी से, आई से हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी से हो गया मेरा गवर्नमेंट। इन सबको जब मैं ऐड करूंगा प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, नेट इंपोर्ट्स जो भी बोलो आप, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करोगे जब आप। फिर भैया एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक है, कंजम्पशन प्लस सेविंग जब आप करते हो दैट विल गिव मी एग्रीगेट सप्लाई। अब भैया सेविंग का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन। अब भैया मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, जितना मैं कमा रहा हूं उसमें से जितना मैं खर्च रहा हूं उसको माइनस कर दूंगा, मेरा क्या बचेगा भैया, जो मैं बच रहा है ना, जो सेविंग मैं कर रहा हूं, है ना। जैसे आप बचपन में मान लो आपको 20 रुपए मिले, अब आप उस 20 रुपए में से क्या करते हो, उस 20 रुपए में से क्या करते हो, 5 रुपए अपनी, 15 रुपए आप खर्च देते हो, उस 20 रुपए में से 15 रुपए आप खर्च देते हो, तो 5 रुपए बचे, वो क्या हुई, आपकी सेविंग हुई, है ना। वही ये फॉर्मूला कह रहा है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला, देखो मैं कॉन्सेप्ट पे नहीं जा रहा, मैं यहाँ न्यूमेरिकल बताने आया हूँ, थ्योरी बताने नहीं आया। ठीक है, थ्योरी आप बोलोगे कि भैया इसकी थ्योरी बता दो, कमेंट में मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, बट यहाँ पे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे मेजरली। बट फॉर्मूला समझना चाहिए आपको, रट्टा नहीं मारना में। ठीक है, कंजम्पशन अपॉन में इनकम हो जाएगी। ठीक है, सिंपल एमपीएस का क्या करना है, बस डेल्टा, डेल्टा मतलब भैया डेल्टा इज इक्वल टू चेंज। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं चेंज इन कंजम्पशन तो हो जाएगा डेल्टा सी, मैं अगर बोल रहा हूँ डेल्टा वाई तो हो जाएगा चेंज इन इनकम। ठीक है, सेम। फिर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सप्लाई, इसका क्या हो जाएगा भैया, सेविंग अपॉन में इनकम, और एमपीएस सिमिलर हो जाएगा, बस चेंज आ जाएगा यहाँ पे, और दैट विल बी आल्सो द सेम। तो यार आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अब कराता हूँ एक क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन कराऊंगा
बट उससे पहले सुन, रुक जाओ, क्या देख, कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं बहुत शॉर्ट में एपीसी एमपीसी से रिलेटेड। देखो एपीसी की एक तीन चीजें होती हैं, ठीक है। एपीसी के अंदर सबसे पहली जो चीज है, एपीसी भैया क्या एक से बड़ा हो सकता है? यस। क्या एपीसी भैया एक से छोटा हो सकता है? यस। क्या भैया एपीसी एक के इक्वल हो सकता है, वन के इक्वल हो सकता है? यस। ठीक है, तीनों पे यस है। फिर एक प्रॉपर्टी क्या होती है भैया, अगर एपीसी मेरा बढ़ रहा है, ठीक है, एपीसी अगर बढ़ रहा है तो इनकम मेरी घट जाएगी। उल्टा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। बेसिकली क्या है, अगर मेरी इनकम कम होती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मेरी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद करें एमपीसी पे बात करूं अगर मैं, तो एमपीसी भैया मंडराता रहता है, ठीक है, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। ना 1 से ऊपर हो सकता, ना 0 से कम हो सकता, 0 से 1 के बीच में रहता है एमपीसी हमारा, ठीक है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है भैया, जब जब इनकम हमारी घटेगी तब तब एमपीसी बढ़ेगा, ठीक है। एपीएस की बात करूं, एपीएस की बात करूं भैया, ये बहुत बढ़िया है। इसके साथ सीन क्या है ना भैया, एपीसी का क्या है भैया, एपीसी क्या इक्वल टू 1 हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। क्या एपीसी एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है? नहीं हो सकता भैया। तो क्या हो सकता है भैया, एपीसी लेस देन 1 हो सकता है, और भैया एपीसी जो है वो इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। ये दो चीजें हो सकती हैं एपीसी के साथ, एपीएस के साथ, सॉरी सॉरी सॉरी, माय पार्डन मी, ठीक है। एपीएस कर लेना है, ठीक है, इसको एस कर लो, ठीक है। एमपीएस की बात करूं भैया, ये फिर उसका सेम सीन है, इसका भी सेम सीन है एमपीसी की तरह, 0 से, ठीक है। एमपीएस भी 0 से 1 के बीच में मंडराता है और सेम फॉर्मूला यूज करता है। दो छोटे फॉर्मूला और हैं, ठीक है, दो छोटे फॉर्मूला और है, बता ही देता हूं, ठीक है। अगर आप एपीसी प्लस एपीएस को ऐड करोगे दैट विल गिव यू 1, और भैया सिमिलरली एमपीसी प्लस एमपीएस को ऐड करोगे दैट विल आल्सो गिव यू 1, ठीक है। तो आपको अगर ये सारे फॉर्मूला पता है ना, तो यू कैन इजीली एंड वेरी इजीली, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, ठीक है। यू कैन इजीली सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम की लिमिट रहती है, आप लोग भी बोर हो जाते हो लंबी वीडियोस में, मैंने पता है। दैट इज वाई आई ऑलवेज डू थिंक कि मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा अभी आपको, और उसमें सारे जितने भी फॉर्मूलाज यहाँ पे लिखे हुए हैं उनको अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, अभी मैंने डाला नहीं है। इसके अंदर क्वेश्चन में क्या करना है हमें, क्वेश्चन में क्या करना है हमें, हमें इसके अंदर फाइंड करना है एपीसी, एमपीएस और एमपीसी, ये चार चीजें फाइंड करनी है भैया। एडीएस का क्या हुआ यार, वो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और आगे बता दूंगा, बट वो ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जिनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े या जिसमें से बहुत ज्यादा आए हैं। आते मेनली एपीसी एमपीसी से हैं, एमपीएस एपीएस से हैं, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एडीएस इज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट, उसमें से आने के क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो देखो इनकम हमारी जब 0 है, ठीक है, 0 है तो कंजम्पशन हमारा 20 रहेगा, सेविंग हमारी ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी भैया, ठीक है। ये सेविंग में बोलूं, चलो -20 कर देते हैं, ये -20 हो जाएगी, क्यों? क्योंकि कुछ सेव ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो मैं फिर उसमें नहीं जाऊंगा कि आपका वो ग्राफ बनता है फिर डिस सेविंग हो जाती है, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद 100, 200, 300 तक ही लेंगे हम इसको, 100, 200, 300, चलो आप कह रहे हो 400 भी ले लेता हूँ, 400 भी ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 110, ठीक है, 200, 290 एंड 380, 380, ठीक है। और सेविंग्स की अगर मैं बात करूं तो -10, 0, 10 और 20 हो जाएगी। अब भैया हमें क्या चाहिए, देखो हमें, अब मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूं, मुझे चाहिए एपीसी, एपीसी क्या होता है भैया, सी अपॉन में वाई, ठीक है। भैया मुझे चाहिए एमपीसी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई, ठीक है। फिर मुझे चाहिए भैया एमपीएस, एमपीएस इज एस अपॉन में वाई, और भैया एमपीसी, एमपीसी इज एस अपॉन में वाई, APS, sorry, MPS I have already written, right? APS is S upon में Y and MPS is equal to delta S upon में delta Y, ठीक है। ये हमें करना है। अब देखो ये ना ऐसा नहीं है आपको कि कोई एक वन लाइनर क्वेश्चन दे दिया, अगर आपको ऐसा दे दिया आपको टेबल फॉर्म में ही सॉल्व करना है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। टेबल फॉर्म में ही सॉल्व करना है। तो देखो C हमारे पास है, हमारे पास S है, हमारे पास Y है,
बट हमारे पास डेल्टा वाई नहीं है और डेल्टा सी और डेल्टा एस नहीं है। तो सबसे पहले डेल्टा सी निकाल लेता हूँ, फिर डेल्टा एस निकाल लूंगा और डेल्टा वाई निकाल लूंगा, है ना। या चलो ऐसा करते हैं जिस सीक्वेंस में ये है उसी में रखते हैं, डेल्टा वाई पहले फिर सी और फिर एस कर लेंगे, ठीक है। जीरो इनकम है तो भैया डेल्टा वाई तो मेरा कुछ नहीं होगा, है ना, डेल्टा वाई मेरा कुछ नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि कुछ है ही, हो ही नहीं रहा, ठीक है। डेल्टा वाई का कोई भी यूज हमें है ही नहीं, डेल्टा वाई का कोई यूज है ही नहीं, ठीक है, हमें यूज इसको यहाँ पे करना ही नहीं। अब डेल्टा वाई देखो यहाँ पे क्या रहेगा, डेल्टा वाई हमेशा 100 हो जाएगा, ठीक है, 100 हो जाएगा ऑटोमेटिकली हर जगह। क्यों भैया, फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी चेंज निकालना है भैया पहले वाले में से ऊपर वाले को माइनस कर दो, तो इस जीरो से ऊपर कुछ है क्या, नहीं है ना, तो नहीं किया माइनस। भैया 100 से ऊपर जीरो था, 100 माइनस जीरो 100, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100, 400 माइनस 300 100। क्या उससे नीचे कोई है, नहीं है भैया, इसलिए यहाँ पे आ गया। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी डाउट है आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। भैया डेल्टा सी की बात करूं, यहाँ तो जीरो ही हो जाएगा दोबारा से। डेल्टा सी क्या है, 20 है यहाँ पे, 20 है यहाँ पे कंजम्पशन, कंजम्पशन 20 है। चेक करूंगा, आप नोटिस करोगे हर जगह 90 आएगा, ठीक है। 120 माइनस 20 90, 200 माइनस 110 90, 290 माइनस 200 is also 90, 380 माइनस 290 is also 90। देन इफ आई गो टू डेल्टा एस, तो भाई वो भी 10 है, वो भी 10 है, ठीक है। यहाँ पे डैश आ गया क्योंकि इससे ऊपर कोई नहीं है। माइनस 10 माइनस 20 इज वॉट, इज वॉट, इज वॉट, इज 10, इज 10, ठीक है, इज 10। अब वो भैया 30 है, नहीं वहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना। क्यों, मैथ समझा देता हूँ, मैथ बता दो, कोई बात नहीं। क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 20 नहीं हो जाएगा, तो ये 10 नहीं आ गया आंसर, ठीक है। आपका माइनस, तो भाई कोई भी चीज माइनस यहाँ पे नहीं लेंगे। अब आप कहोगे 0 माइनस 10, 0 माइनस 10 नहीं है, 0 माइनस माइनस 10 है। ये बेसिक गलतियां होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और फिर कहते हैं भैया नंबर नहीं आ रहे हमारे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। बेसिक मैथ्स है यार। 10 माइनस 0 फिर 10, 20 माइनस 10 इज 10। अब निकाल दूं मैं, ये निकाल दूं मैं, निकाल दूं। तो एपीएस अगर मैं बात करूं, एपीसी की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एपीसी की बात करूं तो पहला वाला तो आएगा ही नहीं, पहला वाला तो आएगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन ना मैंने पहले से सॉल्व कर रखा था आप लोगों के लिए, ताकि मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम ना वेस्ट करना पड़े, टाइम ना वेस्ट करना पड़े। तो अगर मैं बताऊं आपको, तो पहले का आएगा जब आप करोगे, और मुझे आंसर कमेंट्स में बताना यार आपका किस किस का निकला, ठीक है। 1.10, फिर आएगा 1, फिर आएगा 0.97 और फिर आएगा 0.95, ठीक है। दैट विल बी योर एपीसी, दैट विल बी योर एपीसी। अगर मैं बात करूं आगे एपीएस की, बात करूं मैं एपीएस की, तो यार एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, वन एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 है, राइट। अगर मैं ये कह दूं कि भैया एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, तो ये गलत तो नहीं होगा, ये भी ठीक है। तो अगर मैं 1 में से इसको माइनस कर दूंगा, क्या मुझे एपीएस मिल जाएगा, यस भैया 0.10, है ना, 0.10, 0, ठीक है, 0.03, 0.05। इज दैट नॉट इजी, इज दैट नॉट इजी? क्या मैं इसको ये करता कि भैया एपीएस निकालने के लिए एस बाय वाई करता, हर बार सेविंग्स को डिवाइड करता, भैया सेविंग्स को डिवाइड करता इससे, would that be much easier or this is easier? आपने डायरेक्टली 1 में से सारा एपीएस माइनस कर दिया एंड दैट यू गेट द आंसर। हमेशा इस अप्रोच को यूज करना, ठीक है, टाइम बचता है, ठीक है। एरिया नहीं है, स्पेस नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वी विल इरेज दिस पार्ट, वी विल इरेज दिस पार्ट, ठीक है। कोई नहीं, बेसिक मैथमेटिक्स ही समझाई थी यहाँ तो, ठीक है। क्या रह गया भैया, एमपीसी रह गया और एक एमपीएस रह गया, है ना। एमपीसी की अगर मैं बात करूं, एमपीसी की अगर मैं बात करूं तो कितना आ रहा है भैया, पहले का तो 0 आएगा और बाकी आप सॉल्व करोगे तो 0.90, 0.90, 0.90 और 0.90 ही आएगा। करके देख लो आप, करके देख लो आप। क्या है एमपीसी, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। 90 अपॉन में 100 करूंगा, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा वाई है, 90 अपॉन में 100 करूंगा, क्या मेरा हर बार 0.9 नहीं आएगा आंसर? 0.90 कर लो, चलो जीरो, इधर वाले जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0.90 नहीं आएगा क्या हर बार मेरा आंसर? आएगा ना, बेसिक मैथ्स है यार।
ठीक है, अब मुझे निकालना है भैया डेल्टा एस अपॉन में डेल्टा वाई। तो क्या मैं भैया हर बार 10 अपॉन में 100 करूं, 1 माइनस 0.9 ना कर दूं, तो 1 माइनस 0.9 क्या होगा, 0.10, है ना, 0.10 0.10 0.10 हो गया। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी हो गया यहाँ तक। ठीक है, चलते हैं अगले फॉर्मूला के ऊपर। बाकी यू कैन गाइज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जिन्होंने भी नोट नहीं किया है, ठीक है, जो कि कॉपी लेके नहीं बैठे हैं, अनफॉर्चुनेटली आपको लेके बैठना चाहिए, बट इफ यू आर नॉट कैरिंग योर नोटबुक, डोंट वरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। तो जैसा आप देख सकते हैं बोर्ड को मैंने कर लिया इरेज, और आगे चलते हैं, समझते हैं कुछ और फॉर्मूला को चैप्टर 7 से। चैप्टर 7 के अंदर आगे बात करूं तो एक और हमारा फॉर्मूला होता है, जो कि होता है, एक होता है कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन, और एक होता है हमारा सेविंग फंक्शन। इनकी इक्वेशन होती है। सेविंग फंक्शन का इक्वेशन कहता है हमसे सी, कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी प्लस बी ब्रैकेट में वाई। वही सेविंग फंक्शन कहता है भैया कैपिटल एस इज इक्वल टू माइनस सी डैश, भैया डैश का मतलब क्या है अभी समझाऊंगा, प्लस 1 माइनस बी ब्रैकेट में फिर से वाई। भैया सी मतलब कंजम्पशन, ठीक है, स्मॉल सी विद अ डैश मींस ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। बी यहां पे हो गया भैया एमपीसी, और वाई हो गया हमारा इनकम। अब देखो इजी, माइनस सी डैश तो पता चल गया भैया, माइनस ऑटोनोमस कंजम्पशन, एस मतलब सेविंग, ठीक है, सी हमें पता है, माइनस लगा दिया बस, सी डैश हमें पता है ऑटोनोमस। भैया माइनस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी मैंने क्या बताया था आपको। अब देखो अगर बी एमपीएस है, ठीक है, तो 1 माइनस एमपीएस इज वो एमपीसी इज व्हाट, एमपीएस, है ना, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। तो हमें पता चल गया भैया 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस होता है। तो इसका मतलब 1 माइनस बी क्या हो गया मेरा, 1 माइनस बी क्या हो गया मेरा, एमपीएस हो गया भैया। वाई सेम रहेगा, इनकम की तरह ही रहेगा, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा दोनों फंक्शंस के ऊपर। तो बोर्ड को हमने कर लिया इरेज गाइस, और अब आगे समझते हैं हम क्वेश्चन के तरीके से कि किस तरीके से सॉल्व करना क्वेश्चन के मेथड से, ठीक है। तो एस हमें दे दिया, कह रहा भैया हमें सेविंग इक्वेशन दे दिया, हमें कह रहा भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना है जब हमारी इनकम 1000 करोड़ हो। भैया इनकम मतलब यह हो गया वाई, तो मेरा वाई दे रखा है 1000 सीआर। अब भैया मुझे कह रहा है ये इक्वेशन है, मुझे निकालना है। अब देखो इस इक्वेशन को अगर मैं अपनी जो हमने अभी लिखी थी उससे कंपेयर करूंगा, तो देखो 1 माइनस बी और वाई, तो वाई तो भैया एज इट इज है। अब माइनस सी है, माइनस सी डैश दैट इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, दैट इज -20। तो अगर मैं बोल दूं माइनस सी डैश इज इक्वल टू -20, दैट मीन्स सी डैश इज इक्वल टू 20। ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा कितना हो गया 20। अब यहाँ पे देखो हमें 1000 करोड़ दे रखा है, तो मैं इसको भी करोड़ मान के चलूंगा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो करोड़, इट इज ऑल्सो इन करोड़। नाउ यहां तक आ गए हम। अब भैया 1 माइनस बी में देखूंगा 0.3 के बराबर दे रखा है, तो 1 माइनस बी इफ इट इज इक्वल टू 0.3, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.3, दैट इज इक्वल टू 0.7, 0.7। सो मैं ऐसा मान लू भैया 0.70 लगा दूं, तो ये भी सी आर है, ये क्या बन गया भैया मेरा 1 माइनस बी मेरा क्या होता है, 1 माइनस बी मेरा क्या होता है, 1 माइनस बी मेरा क्या होता है एमपीएस। तो हमें एमपीएस दे रखा है, हमें एमपीसी निकालना, तो 0.70 क्या आ गया मेरा एमपीसी आ गया भैया, एमपीसी आ गया। अब सेविंग इक्वेशन में कंजम्पशन इक्वेशन में लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि हमसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मांग रहा है। तो कैपिटल सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी अंदर ब्रैकेट में वाई। भैया कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना था 20 सीआर प्लस 0.70 इंटू वाई हमें कितना दे रखा है पहले से क्वेश्चन में गिवन है 1000 सीआर, ठीक है, इसको यहाँ से 00 करूंगा, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है, 20 प्लस 700 हो गया 720 सीआर, 720 सीआर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको क्या करना है कुछ नहीं है, इसका बहुत इजी न्यूमेरिकल आएगा, अगर आएगा तो कि आपको या तो इनकम दे रखी होगी, या तो एमपीसी दे रखा होगा, या ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा होगा,
ठीक है, और उसको यूज करके आपको या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालना होगा या फिर सेविंग का आपको जो फंक्शन है सेविंग फंक्शन यूज करके सेविंग्स निकालनी होंगी। दोनों में से कोई भी चीज आ सकती है, वाइसी वर्सा करके आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी कोई भी डाउट हो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। तो यही है आखिरी हमारा एक जो फॉर्मूला रह गया है चैप्टर 7 के अंदर। फिर आगे बात करूंगा चैप्टर 8 और 9 की, ठीक है। 9 में तो है भी नहीं। चैप्टर 8 एडी का जो आखिरी फॉर्मूला ये क्या कहता है भैया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है भैया। कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर कर रहा हूँ उसकी एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी होती है, और वो एफिशिएंसी को निकालना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि यार मैं कोई इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा हूँ तो उसमें से क्या यील्ड आएगा भैया, क्या क्या उसका कितना वो एफिशिएंट है, कितना मेरे को वो फायदा देके जाएगा, ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है जब भी मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो उसका एक फॉर्मूला होता है भैया प्रोस्पेक्टिव यील्ड अपॉन में सप्लाई प्राइस। भैया प्रोस्पेक्टिव यील्ड क्या है भैया, नेट रिटर्न जितने आएंगे मेरे उस पर्टिकुलर में, और सप्लाई प्राइस क्या भैया, जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो बेसिकली जितना आया अपॉन में जितना गया इनटू 100, जितना आया, ठीक है, अपॉन में जितना गया इनटू 100, दैट इज योर प्रोस्पेक्टिव यील्ड। प्रोस्पेक्टिव यील्ड, इस पे क्वेश्चन न्यूमेरिकल मुझे ज्यादा नहीं मिले, ठीक है, बट फॉर्मूला था इसलिए मैंने बता दिया। आएगा भी सीबीएसई में, इट विल बी अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये फॉर्मूला ज्यादा पॉपुलर नहीं है और ज्यादातर बच्चों को शायद ना भी पता हो, तो इसलिए आएगा तो डायरेक्ट आएगा, क्योंकि इसके अंदर मुश्किल, एक मैं बोलूंगा एक डिफिकल्टी है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। आगे चलते, तो हमने बोर्ड को कर लिया इरेज और आगे चलते हैं चैप्टर 8। देखो नंबरिंग अपने अपने हिसाब से होती है अलग अलग बुक्स में, तो आप बस ढूंढ के कर लेना, ठीक है। इनकम डिटर्मिनेशन की अगर मैं बात करूं भैया, एडी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी वाई। भैया ये पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, पिछले वाले फॉर्मूला की तरह ही है। क्या कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है भैया, ए डैश क्या है, अब ए डैश मींस ऑटोनोमस, मैं ऑटो लिख रहा हूं क्या, एक्सपेंडिचर। भैया इसके अंदर क्या हो जाएगा, ए डैश इज इक्वल टू सी डैश प्लस आई डैश, ठीक है। अब आई डैश क्या हो गया भैया, आई डैश क्या हो गया, तो देखो सी डैश इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। जब भी बोलूं कंजम्पशन मींस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और आई डैश मींस, ये टी नहीं लगना चाहिए, लेट मी जस्ट राइट इट लाइक दिस, आई डैश मींस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। देखो जब भी आप कुछ कर रहे होते हो ना, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे हमारे खर्चे होते हैं जो कि ऑटोनॉमस है। इन ऑटोनॉमस का मतलब ये कि ये खर्चे होंगे होंगे, ये खर्चे होंगे होंगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, बट दीज expenditures will be there, will be there even when there is no revenue and even when there is no profit, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, ये बात आ गई समझ में, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है भैया, बी का मतलब वही पिछली बार की तरह एमपीसी, ठीक है, और वाई का मतलब फिर से इनकम है, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। भैया इन्वेस्टमेंट किस तरीके से मल्टीप्लाई होती जाती है हमारी, तो देखो सबसे पहले इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहती है इन्फिनिटी, ठीक है, ये ध्यान रखना है, और मिनिमम वैल्यू रहती है 1, ठीक है। कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। फिर भैया इसको डिनोट करते हैं हम के से, के मतलब भैया डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई। डेल्टा मैंने बताया था चेंज इन इनकम अपॉन में चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, इनकम नहीं होता, ध्यान रखना। के इज इक्वल टू 1 अपॉन में एमपीएस और 1 माइनस एमपीसी भी कर सकते हो, सेम बात है, ठीक है। ये हो गया के का। यार ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, ये बहुत बेसिक है, इसके लिए क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम रहते हैं, बट मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आ गया तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब मैं इसमें क्या ही बताऊं, चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन में चेंज इन इनकम, सिंपल टेबल बन सकती है, सिंपल टेबल बन सकती है, ठीक है। देखो वाई दे देता हूं, मैं आई दे देता हूं, भैया मैंने कितनी इनकम है मेरी और मैं कितना इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मान लो मेरी 1000 की इनकम है, मैं 900 इन्वेस्ट कर देता हूँ। फिर मेरी इनकम हो जाती है 2000, उसमें से भैया मैं 1800 कर देता हूँ। फिर 3000 हो जाती है, मैं भैया इसको 2700 कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरा के कितना निकलेगा, के कितना निकलेगा हर बारी भैया, पहले का तो 0, फिर के दोबारा से क्या निकलेगा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा आई, तो डेल्टा वाई कितना हुआ 1000, 1000 अपॉन में डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट में कितना फर्क आया 900 का, 9 से 9 कट जाएगा तो हो गया आंसर आपका 10/9। 10/9 को सॉल्व करोगे तो 0.1 कुछ निकलेगा आंसर, 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर, ठीक है। फिर सिमिलरली आगे भी ऐसे ही होगा, 100/900 हो जाएगा, 1000/900, फिर 1 पॉइंट कुछ आएगा आंसर। सो इस तरीके से चीज चलती है, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल चीज नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव अहेड।
चलिए बोर्ड को कर लिया मैंने रिलीज, और आगे चलते हुए गवर्नमेंट बजट पे। अब देखो क्या कह रहा है गवर्नमेंट बजट, हमसे कह रहा है भाई रेवेन्यू बजट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ये हमारे तीन तरीके के डेफिसिट होते हैं। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या होता है भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, कि रेवेन्यू नेचर का जितना भी मेरा खर्चा हो रहा है माइनस रेवेन्यू नेचर की जितनी भी रिसीट हो रही है। फिर रेवेन्यू नेचर क्या होता है, ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं। सेकेंडली, ऐसे खर्चे जो ना कि मेरी लाइबिलिटी क्या करे, बढ़ाएं या मेरा एसेट घटाएं। ठीक है, ऐसे खर्चे जिससे मेरी ना एसेट कम हो ना मेरी लाइबिलिटी बढ़े, वो हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे होते हैं। ठीक है, नाउ टोटल एक्सपेंडिचर में अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब आप ऐड कर देते हो, इट बिकम्स योर टोटल एक्सपेंडिचर। सिमिलरली फॉर द टोटल रिसीट्स, बट टोटल रिसीट में भी एक्सटर्नल बोरोइंग्स या मैं बोलूं खाली बोरोइंग्स ऐड नहीं होंगी। बोरोइंग्स ऐड नहीं होती टोटल रिसीट में, ध्यान रखना। कोई भी पैसा आप अगर बोरोइंग से ले रहे हो है ना, किसी बैंक से लोन लिया है गवर्नमेंट ने, मान लो वर्ल्ड बैंक से लिया है, आईएमएफ से लिया है, इट विल नॉट बी एडेड इन द total receipts. Now moving ahead, primary deficit भैया फिजिकल डेफिसिट इंटर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिजिकल डेफिसिट आपने यहाँ कैलकुलेट कर दिया, माइनस कर देना उसमें से कोई भी इंटरेस्ट की अगर आपको पेमेंट करनी है टू एनी अदर बैंक, दैट विल बी एडेड हेयर ओनली। आगे चलते हैं, एक बात जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि अगर टोटल बोरोइंग्स ही गिवन है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में, सिर्फ आपको मैं कह रहा हूं यहाँ पे ओनली लगाऊंगा आगे, ओनली टोटल बोरिंग्स इज गिवन। ठीक है, टोटल बोरिंग्स आर गिवन, इन दैट केस योर फिजिकल डेफिसिट विल बिकम इक्वल टू टोटल बोरिंग्स। ठीक है, मतलब अगर आपको खाली क्वेश्चन में बोरिंग्स ही दे रखी है, इन दैट केस योर टोटल बोरिंग्स विल बिकम द फिजिकल डेफिसिट। नाउ अनदर थिंग, अगर हमारा इफ प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू जीरो, देन ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाना चाहिए कि भैया हमारा फिजिकल डेफिसिट विल बी इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, ये कुछ रूल्स है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन कराऊंगा सीबीएसई 2020 का, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अंदर दोनों निकाल के बताऊंगा कैसे निकालते हैं, क्या भैया रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट। आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन में लिख के ले आऊं और लेट्स सॉल्व दिस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो चीज इसमें निकालनी है दैट इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, सॉरी पार्डन मी, रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट इज अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू receipts. Now revenue receipts can be of two types, tax and non tax। तो हमारे पास दोनों है तो हम दोनों कंसीडर करेंगे, प्लस हमारे पास दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मैं सिंपली 3821 माइनस 1000 प्लस 2000 कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, that will be equal to 3000, that will be equal to 821 cr of revenue deficit। देखो ये जितनी भी वैल्यूज हैं दे आर ऑल इन cr। ठीक है, आगे चलते हैं भैया, अब फिजिकल डेफिसिट पे आ जाते हैं। फिजिकल डेफिसिट मैंने बताया था आपको क्या, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो अब भैया मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रेवेन्यू नेचर का खर्चा प्लस कैपिटल नेचर का खर्चे को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, कैपिटल नेचर के खर्चे को और टैक्स के नेचर के रेवेन्यू नेचर के खर्चे को और कैपिटल नेचर के खर्चे को मैं ऐड कर दूंगा। तो देखो अब मुझे यहाँ पे दे रखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ पे दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्या इन्हें ऐड कर दूं? जी भैया बिल्कुल कर दो, 3821 प्लस 574। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर। अब भैया मुझे माइनस करना है इसमें से टोटल रिसीट्स मेरी किस किस तरीके से हुई है भैया, रिकवरी ऑफ लोन से हुई है। क्या ये बोरिंग होती है रिकवरी ऑफ लोन? नहीं भैया, इसको भी मैं कंसीडर करूंगा। भैया क्या डिसइन्वेस्टमेंट मेरी बोरिंग्स होती हैं? नहीं भैया, इसको भी मैं कंसीडर करूंगा। क्या और बाकी तो मुझे करनी है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो मैं सबको ऐड कर दूं। हाँ भैया कर दूं, तो 1000 प्लस 2000 प्लस 100 and 135 प्लस 100 दैट वुड बी इक्वल टू, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 to 9 8 5 13 13 कैरी ओवर 4।
minus 3000, 3135 plus 100, that is equal to 3235 rupees. Now when I will subtract that, it will become 1160. It will become 1160 crore. That will be your answer. So that is how you should practice. और देखो ये जो है ना, ये जो है क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्राइमरी एक्सपेंडिचर, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, these three things must be practiced by you. बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। कई सारी बुक्स के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं, इसको प्रैक्टिस करना मत भूलना यार। ये प्रैक्टिस अगर आपने नहीं करा ना, दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। आई हैव सीन मल्टीपल क्वेश्चंस ऑन दिस एंड देयर कैन बी चांसेस कि वो क्वेश्चन आ जाए। अब सिर्फ एक चैप्टर और बचा है, उसके करते हैं। अच्छा, प्राइमरी डेफिसिट अगर आपको कोई बोलते हैं इस क्वेश्चन में निकालने के लिए, भैया प्राइमरी डेफिसिट भी निकाल दो, तो कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्या था, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट हमें दे रखी है भैया 1160 माइनस 1013, इट विल बी इक्वल इनटू 7, 5 minus 1 4, and that would be equal to 10, that would be equal to 47 only, right? That would be equal into 147, right? That would be equal into 147 crores. So that will be your primary deficit. You can take the screenshot. Let's move ahead. तो देखो, अब बोर्ड को इरेज कर दिया, मैं आ गया हूँ। ये फाइनल चैप्टर गाइस, बने रहना। और अगर अभी तक आप वीडियो के एंड तक देख पाए हो और आप रुके हुए हो या टिके हुए हो, पढ़ रहे हो साथ में, तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, ठीक है। अपने लिए भाई लाइक करो इसको, ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आए, ठीक है, जब भी एग्जाम, क्योंकि अभी इकोनॉमिक्स का एग्जाम नहीं है, इट इज वेरी फार राइट नाउ एज कम्पेयर टू, ठीक है। अभी मैथ्स का है, पहले फिर इंग्लिश का है, बट भाई अभी तक टिके हुए हो तो भाई आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ अप्लॉज, ठीक है। आगे चलते हैं। अब कह रहा है भैया M1 क्या है भैया, ये M1 M2 M3 M4 क्या है कि भैया जब हमारा मनी बना है ना, मनी सिस्टम बना, उस टाइम पे कुछ हमारे ऐसे मेजर्स ऑफ मनी हुए कि मनी सप्लाई को हम कैसे नापें, मनी सप्लाई को किस तरीके से मेजर करें कि हमारे इस टाइम पे करंट इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा रिवॉल्व कर रहा है, कितना पैसा हमारा साइकिल में, इसको कैसे पता लगाएं, कैसे हम इसको जाने। उसके 4 तरीके निकाले, M1 M2 M3 M4। M3 क्या, M1 कहता है भैया करेंसी कॉइन्स विद पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। भैया जो भी पैसा है पब्लिक के पास, या तो नोट करेंसी के उसमें या कॉइन्स के उसमें फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स मतलब जो आप पैसा बैंक में जमा करके आते हो और अपनी मर्जी से कभी भी निकाल सकते हो, प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो भी आरबीआई के साथ अदर डिपॉजिट्स हैं वो इसके अंदर ऐड हो जाते हैं। भैया फिर आया M2 ने कहा भैया M1 की जितने कंपोनेंट्स हैं, मतलब ये तीनों कंपोनेंट्स प्लस भैया सेविंग डिपॉजिट है जो भी पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक के साथ, वो ऐड कर दो। फिर आया भैया, उसने कहा यार मजा नहीं आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा है, तो उसने कहा M3 लेके आते हैं। क्या M1 में ही भैया टोटल डिपॉजिट्स ऐड कर दो, मतलब यहाँ क्या था, सेविंग डिपॉजिट था सिर्फ, इसने कहा टोटल डिपॉजिट ले लो, ठीक है। फिर आया M4, उसने कहा भाई मैं हूं सबका डैडी, उसने कहा भाई M3 तो है ही, मतलब M1 के सारे कंपोनेंट्स प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट प्लस भैया टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग एनसीएस। एक्सक्लूडिंग एनसीएस क्या होता है, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट को माइनस करके टोटल डिपॉजिट, मतलब भैया M4 मींस इट इज द हाईएस्ट, ठीक है, कि इसमें सब ऐड हो जाता है, सब ऐड हो जाता है। क्यों, क्योंकि M3 से आपका M1 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऐड हो गया, और उसके अंदर भी फिर आपने M4 में टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स कर दिया, ठीक है। एज सच इसके न्यूमेरिकल्स मुझे नहीं मिले, बट दिस फॉर्मूला वाज गिवन इन द बुक एंड आई स्टिल रिमेंबर किसी एक प्रीवियस ईयर पेपर में इसका क्वेश्चन था। सो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस एंड आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस, ठीक है। वीडियो यार यहीं पे हम खत्म करते हैं, ठीक है। सारे हमारे न्यूमेरिकल्स पूरे हो गए। हाँ, नेशनल इनकम मैंने नहीं छेड़ा, नेशनल इनकम पे यार पहली बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बट ये ऐसे हिडन फॉर्मूलाज हैं जिनको बच्चे नहीं पढ़ते, स्टूडेंट्स नहीं यूज करते, एंड देन दे अगेन either get stuck or either are not able to perform good in their exams or especially in such numericals, ठीक है। वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।